अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें, जबकि हम सबको पता है कि हम इस ट्रेनिंग सेशन का, इस बैच का महत्वपूर्ण हिस्सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस, वो खत्म कर चुके हैं, डायग्नोसिस वाला पार्ट। लेकिन फिर से मैं आप लोगों को एक बार रिफ्रेश करना चाहूंगा कि टीसीएम का जो ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास क्लाइंट क्यों आता है, आपको क्या सोच के ये करना है, सो दैट आगे जब हम ट्रीटमेंट के तौर पे बढ़े। चलो आपके पास एक क्लाइंट आया, वो उसने उसकी आपने क्लिनिकल असेसमेंट की जो हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू होती है। क्लिनिकल असेसमेंट के बाद आपने एक्यूलाइफ से उसका फुल बॉडी चेक किया या जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको चेक किया, इवेल्युएशन किया, एक्यूलाइफ से डायग्नोसिस की, आपका एक डायग्नोसिस चार्ट बन गया। और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्लान तैयार करना है। ट्रीटमेंट प्लान तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए आज हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार फिर से बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन और पेपर तैयार रखिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। जितने लोगों को पॉसिबल हो, भूतों की तरह मत बैठिए मीटिंग में। अगर आप कुछ ऐसी चीज में हैं जहां पे हम नहीं कर सकते, बाहर हैं, तो अलग बात है, अदरवाइज। और उसके बाद आप पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने। तो ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने के लिए एक जो कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टीसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है ट्रीटमेंट। जैसा कि अभी मैंने एक दो दिन पहले की भी सेशन में आप लोगों को बताया था कि नेचुरोपैथी के मामले में लोग कंफ्यूज रहते हैं, नेचुरोपैथी और नेचुरल ट्रीटमेंट में कंफ्यूज होते हैं। जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरल चीजों से होकर के गुजरने वाला वो रास्ता है जिसमें जड़ी बूटियों से, कभी भस्म से, कभी इस चीज से, कभी उस चीज से ट्रीटमेंट होता है, जो चीजें नेचर में मिलती है। लेकिन जब हम नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करें तो इंटायरली अलग है। नेचुरल ट्रीटमेंट में किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट किसी भी चीज से नहीं किया जाता। अगर आप किसी को कोई पत्तियां खिला रहे हैं, कोई जड़ी बूटी खिला रहे हैं, कोई भस्म खिला रहे हैं, कोई थेरेपी कर रहे हैं उस बीमारी के इलाज के लिए, तो नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं है, वो नेचुरोपैथ है, नेचुरल रास्ता है। नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है? नेचुरल ट्रीटमेंट है इंसान की बॉडी का नेचुरल ट्रीटमेंट है जो बॉडी खुद को ठीक करे। कुदरत, नेचुरल ट्रीटमेंट का मतलब है जो कुदरती ट्रीटमेंट है, जिस हिसाब से कुदरत ने बनाया है उसको ट्रीटमेंट। तो इंसान के शरीर में जब कोई गड़बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में इतनी कैपेसिटी दी गई है कि ये खुद को ठीक कर सके। बॉडी में हर बीमारी को ठीक करने का इलाज, इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो कैंसर को जीत सकता है। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी के बेस पे एक इम्यूनोथेरेपी बनी हुई है, जिसका कैंसर में फोर्थ स्टेज पे बाकी सारे इलाज बंद हो जाते हैं, उसको फिर इम्यूनोथेरेपी का ही सहारा बचता है। उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चीजें दी जाती है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, वो नेचुरोपैथ भी हो सकता है, वो एलोपैथ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि बॉडी को इस लायक बनाया जाए कि बॉडी खुद का ट्रीटमेंट कर सके। बॉडी में जो डिफॉर्मिटी आ गई है, बॉडी को इस लायक बनाया जाए कि बॉडी खुद का ट्रीटमेंट कर सके। जैसे किसी का हड्डी टूट, बहुत सारी चीजों में अभी भी ट्रीटमेंट नहीं है। किसी भी पैथ में हड्डी टूट जाती है, बॉडी खुद ही जोड़ती है उसको। आप बस उसको बैलेंस करके बिठा देते हैं। अगर उम्र ज्यादा है या किसी और वजह से कैल्शियम की कमी है तो आप बॉडी को कैल्शियम दे देते हैं, लेकिन हड्डी जोड़ नहीं सकते आप। हड्डी खुद ही जुड़ती है। कट जाता है कहीं पे तो आप दोनों स्किन के लेयर अगर अलग हो गए तो उसको बिठा के मिला देते हैं, पट्टी कर देते हैं, स्टिच लगा देते हैं। लेकिन तरीका जुड़ने का, नए सेल पैदा होंगे तब वो आपस में जुड़ जाएंगे। आप वो पैदा कर सकते हैं क्या? दुनिया का कोई ट्रीटमेंट रिजीम पैदा कर सकता है क्या? वो बॉडी खुद ही करेगी। इलाज तो बॉडी खुद ही करती है और वही नेचुरल तरीका है, नेचुरल ट्रीटमेंट। हम उसके लिए आइडियल कंडीशन पैदा कर सकते हैं। उसके लिए रास्ते हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो टीसीएम ये कैसे करता है, बॉडी को कैसे एम्पावर करता है अपनी ट्रीटमेंट को खुद करने के लिए? उसके लिए टीसीएम जो अप्रोच अपनाता है उसके तीन हिस्से हैं। ये तीनों हिस्से आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, तभी आप ट्रीटमेंट डिसाइड कर पाएंगे। पहला है क्लिनजिंग, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन भी लोग कहते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी वो है। उसके अलावा और तरह की थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी चीज होते हुए, तो टीसीएम में भी है क्लिनजिंग। देन देर आर सप्लीमेंटिंग एंड बैलेंसिंग एज पर नीड।
ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। कभी सप्लीमेंटिंग पहले होता है, बैलेंसिंग बाद में होता है, कभी बैलेंसिंग बाद में होता है, सप्लीमेंटिंग पहले होता है। लेकिन दोनों मोस्टली साथ चलते हैं, लेकिन क्लिनजिंग ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेंगे तो आपको चार चीजें ध्यान में रखनी। ये तो कोड कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना ही चाहिए, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे तो आपको चार चीजों पे फोकस करना है। पहली चीज, पेन पॉइंट, कि जो पेशेंट है, जो आपका क्लाइंट है, उसकी तकलीफ क्या है, उसका सबसे मेजर तकलीफ क्या है। ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई किडनी स्टोन का पेशेंट आया, तो उसके ट्रीटमेंट के तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट होते हैं उसके ट्रीटमेंट। पहला पार्ट होता है, उसकी तकलीफ के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। ट्रीटमेंट का भी तीन पार्ट तभी होता है। तकलीफ का पहला पार्ट क्या होता है, कि उसको दर्द होता है। अगर दर्द ना हो तो लोगों को पता ही ना चले कि किडनी में स्टोन है। और अगर है भी तो बंदे बॉदर ना करें। है तो है, परा रहने दो। है ना। तो कोई बंदा जाके चेकअप करवाता है, डॉक्टर से मिलता है, इसलिए है क्योंकि किडनी में स्टोन होता है तो उसको दर्द हो। तो उसकी तकलीफ का पहला पार्ट है दर्द, दूसरा पार्ट है स्टोन, और तीसरा पार्ट है वो वजह जिसकी वजह से स्टोन बनी। तो बाकी ट्रीटमेंट रिजीम में क्या होता है, मोस्टली दर्द के लिए पेन किलर दे दिया जाता है, स्टोन के लिए लेजर से या दूसरे तरीकों से सर्जरी करके स्टोन निकाल दिया जाता है, या कोई दवाई देकर के स्टोन निकाला जाता है, और बस वहां पे उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। तो स्टोन बनने की जो वजह है वो ट्रीट हुआ ही नहीं। तो स्टोन बनने की वजह जब ट्रीट नहीं हुआ, तो दोबारा से स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं, और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द केसेस स्टोन दोबारा बनते हैं। तो फिर से दोबारा वही सब करना पड़ता है। तो इस चीज को परमानेंट क्योर या लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। टीसीएम का एम होता है परमानेंट क्योर। तो यहां पे तकलीफ के तीन पार्ट हैं, दर्द, स्टोन, और स्टोन बनने की वजह। लेकिन पेशेंट का सबसे मेन पेन पॉइंट क्या है, सबसे मेन उसका टारगेट क्या है, कि पहले उसका दर्द खत्म होना चाहिए। तो जब भी आप ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेंगे तो सबसे पहले आप मेन पॉइंट को डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले मुझे किस चीज पे अटैक करना, सबसे पहले मुझे कहां राहत देनी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस को लें तो सबसे पहले पेन रिलीफ। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या थेरेपी चाहिए, क्या सप्लीमेंट चाहिए, वो डिसाइड कर लो, वो लिख लो। उसके बाद दूसरा, ये दर्द हो रहा है स्टोन की वजह से, टेम्परेरी रिलीफ तो हमने एक्यूलाइफ से स्टिमुलेट करके एंडोर्फिन का सिक्रेशन बढ़ा करके दे दिया, लेकिन ये रोज करना पड़ेगा, हर तीसरे दिन करना पड़ेगा, या 15 दिन के लिए अगर रिलीफ मिला है तो हर 15 दिन पे करना पड़ेगा, जब तक ये स्टोन नहीं हटेगा। तो स्टोन हटाना है, उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान है, वो लिखना है। और तीसरा है परमानेंट क्योर, कि ये स्टोन बना क्यों, खून में गंदगी ज्यादा है, इसके खाने में टॉक्सिन्स ज्यादा है, इसका लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो चीज आपने डायग्नोसिस के टाइम में इवेलुएट करनी होती है। तो उसके बाद उसका, ताकि हम उस चीज को, जो सोर्स जहां से स्टोन बनने की चीजें आ रही है, जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है, वाटर इनटेक कम हो सकता है, जो भी चीजें, उसको या तो साथ में शुरू करो आप, या बाद में प्लान कर सकते। तो पहले ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना जरूरी है, और ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करने का बजट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का बजट कितना है, तो उस बजट के हिसाब का पेशेंट बोलता है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो या तो आप सीधा उससे पूछ सकते हैं कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, मैं देखूंगा उसमें हो सकता है या नहीं। नहीं, तो उसके बाद आप पार्ट वाइज उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो, कि जैसे जो पहले पार्ट में हम जो हमें करना है, जो मेन ट्रिगर एस्पेक्ट्स हैं उसको खत्म करना है, उसका ट्रीटमेंट पहले स्टार्ट करो। वो हो जाए तो जिस वजह से वो ट्रिगरिंग है उसको खत्म करो, और तीसरा जो रूट कॉज है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। तो बजट को आप 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको थोड़ा ईज आउट हो जाएगा। ठीक। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, वो क्या है, कौन बताएगा? कोई बताना चाहते हो तो बताइए, मैंने इसके ऊपर बहुत इंफेसिस किया था। पेशेंट को पूरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना, कि आप अगर उसको कुछ भी दे रहे हो, एक छोटा सप्लीमेंट दे रहे हो, एक एफओएस दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उससे उसे को क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए।
उससे उसको क्या फायदा होने वाला? उस ट्रीटमेंट के प्रति उसका ट्रस्ट बिल्ड करना। क्योंकि जब टीसीएम में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये केवल फिजिकल नहीं, इमोशनल मेंटल वेल बीइंग पे भी काम करता है। तो जब तक उस ट्रीटमेंट के प्रति आपके पेशेंट का, आपके क्लाइंट का इमोशनल कनेक्ट, ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, तो उतना सीरियसली करेगा नहीं। एक्यूलाइफ लेकर के बैठा, मान लीजिए आपने उसको एक्यूलाइफ दे दिया, एक्यूलाइफ लेकर के बैठा हुआ है, ऐसे पॉइंट पे रख करके बैठा हुआ है, और किसी से बातें कर रहा है या टीवी देख रहा है, पॉइंट खिसक के कहीं चला गया, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करता रहे। लेकिन जब उसको वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, वो इंतजार करेगा, वो फील करने की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे रखता हूं, जब मैंने यहाँ पे रखना शुरू किया था तो मैं कैसा फील कर रहा था, 15 मिनट इस पे हो गया, अब मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कहीं मुझे लाइट फील हो रहा है कि नहीं, कहीं मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि नहीं। सर्वाइकल पेन के लिए थेरेपी दे रहे हैं तो हर 15 मिनट के बाद वो गर्दन ऐसे ऐसे घुमा के देखेगा, हाँ थोड़ा महसूस तो हो रहा है, इजंट इट? तो पेशेंट को ट्रीटमेंट से कनेक्ट करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना। फोर्थ इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? सुपर्णा जी बताइए। टोपी पहन के बैठे हो ना, आप बताओ। सर फोर्थ है बैलेंसिंग। नहीं नहीं नहीं, बैलेंसिंग तो वो हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट है। जो ध्यान में रखने वाली चीज है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते समय, वो पहला है कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना, दूसरा है बजटिंग, तीसरा है पेशेंट को ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करना, और चौथा है उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के लिए एग्री करना, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, रिलेटेड टू रिजल्ट्स, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि पेशेंट आप नहीं भी बताएंगे, पेशेंट आपसे पूछेगा टाइम कितना लगेगा। ठीक है। और दूसरा एक बैरियर क्या आता है? महंगे का बैरियर आता है। ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी पेशेंट आएगा, जो भी पेशेंट आएगा, वो आपके पास रिलीफ या कंट्रोल के लिए नहीं आएगा। अब मान लीजिए किसी को शुगर है, उसको अगर शुगर खाली कंट्रोल में ही रखना है तो एलोपैथी दवाइयां बहुत सस्ती हैं, 500 रुपये महीने की खाता रहेगा, कंट्रोल में रखेगा। 600 रुपये महीने की दवाइयां खाता रहेगा, शुगर कंट्रोल में रखेगा। आपके पास वही आएगा जिसको परमानेंट क्योर चाहिए। राइट? राइट और रॉन्ग? नहीं चाहिए तो नहीं आएगा। जो अपने कंट्रोल में होने से खुश है वो नहीं आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर सस्ते में कोई चीज सिर्फ कंट्रोल में हो रही है और आप उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं, सपोज आप पेशेंट हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं एज अ डॉक्टर या ट्रीटमेंट थेरेपिस्ट या कुछ भी, आपको पता है कि मैं सस्ता इलाज कर रहा था और मुझे उससे कंट्रोल हो रहा, ठीक नहीं हो रहा था, तो आपको पूछना है डॉक्टर ने बोला कितने टाइम में ठीक होगा? तो नहीं, डॉक्टर ने तो बोला कि कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो आप उससे खुश हैं? सस्ता है वो? नहीं, हमें पूरा ठीक करना है। तो यानी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको एक्स्ट्रा चाहिए। आपको जो कंट्रोल मिल रहा है, आप कंट्रोल से खुश नहीं है, यू नीड एक्स्ट्रा, यू नीड परमानेंट रिलीफ। तो खर्चा भी तो एक्स्ट्रा होगा कि नहीं? आप चाहोगे उसी बजट में मेरा ठीक हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो उसको ये जस्टिफाई करना कि, और तब आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि अगर आप 500 1000 रुपए महीने की दवाई खा रहे हो और उसको आप 20 साल 30 साल खाते रहोगे, फिर टेस्ट कराओगे, फिर रिपोर्ट्स लोगे, फिर डॉक्टर के पास दिखाओगे, डॉक्टर की फीस भरोगे, फिर उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से चार और बीमारियां होंगी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उनका, उनके स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, उनके लिए टेस्ट कराओगे, उनकी दवाइयां खाओगे, फिर बाद में डायलिसिस शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ये सारी चीजों का कॉस्ट जोड़ो तो 20 25 लाख खर्चा करके फाइनली मर जाओ। हाथ क्या आया? कुछ नहीं। लेकिन यहां पे शुगर के ट्रीटमेंट का टोटल कॉस्ट कितना बैठता है? 1,60,000। 1,60,000 क्यों? जब हद से हद क्या होगा? अगर आपको शुगर के साथ बीपी भी है तो 3 मशीनें खरीदनी पड़ेगी, तो 1,06,000 उसका दाम हो गया। शुरुआत के 5 महीनों तक 6,000 रुपये महीने के करीब का सप्लीमेंट्स होगा तो 30,000 वो हो गया। उसके बाद 1.5 साल तक 1,300 रुपए की मेडिसिन होगी। तो कुल मिलाकर के 1,60,65,000 में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन पहले महीने का आपका खर्च क्या है? 1,10,000, जो आपके उस ट्रीटमेंट में 5 साल का खर्च, ये 2 साल का खर्चा है।
या 3 साल का खर्चा है, मतलब 3 साल का खर्चा यहां पे आप पहले महीने में करोगे, तो इसलिए आपको ये भारी लगेगा। है या नहीं है? ये ट्रीटमेंट है सस्ता, लेकिन लोगों को महंगा लगता क्यों है, ये समझिए। कि अगर कोई सारे इक्विपमेंट्स, अगर थेरेपी सेंटर पे जा रहा है तो इतना नहीं चुभेगा, लेकिन अगर कोई ट्रीट मशीनें खरीद करके, जैसे किसी को मान लीजिए कि शुगर की प्रॉब्लम है, उसको इंसुलिन भी लगता है, और आपने उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान दिया, और उसको साथ में बीपी भी है तो हेड केयर भी दिया, तो बीसीएम दिया, एक्यूलाइफ दिया, हेड केयर अपरेटस दिया और सप्लीमेंट्स दिए, तो उसका खर्चा टोटल 2 साल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 160 के आसपास जाता है, जिसमें से 1 लाख के लगभग उसका पहले महीने का खर्चा है। तो ये बजटिंग आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो उसको ये महंगा ही लगेगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में, फिंगर टिप, आपको उसके लिए आप हिसाब करना, गूगल करना, वो नहीं, वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, ही सेज कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला दोनों घुटने बदलने पड़ेंगे, अच्छा कितना खर्चा बताया डॉक्टर ने? नहीं, मेरा तो वो है, पैनल पे है, तो उसमें मेरा फ्री में हो जाए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन की तैयारी होगी, टेस्ट होंगे। अब वहां पे तो आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं करते, आपका फ्री में हो रहा है, वहां पे घुटना बदल रहा है तो फ्री में हो रहा है, और यहां पे तो आप खर्चा कराएंगे उसका। तो यहां पे कैसे इस कॉस्ट को जस्टिफाई करेंगे? तो क्या आप लोगों को पता है कि यहां पे ट्रीटमेंट फ्री में भी होता है? क्या आपको पता है कि यहां पे ट्रीटमेंट फ्री में भी होता है? आपको मैं बताता हूं, ट्रीटमेंट फ्री में ये जो पेंस का, ये जो सारे फायदे हैं, उसके साथ साथ एक अनमैच्ड कंपनसेशन प्लान आता है पेंस के साथ। अनमैच्ड कंपनसेशन प्लान, जिसमें नियम और शर्तें हैं ही नहीं, जिसकी वजह से किसी का भी ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है। अब बाहर आपका इंश्योरेंस के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो फ्री नहीं है। आप इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए हर साल 50-60 हजार भरते हो, 10 साल से भर रहे हो, उसके बाद 5 लाख का ट्रीटमेंट हो गया तो ऑलरेडी आप उतना भर चुके हो, और उसके बाद भी आप आगे भरते रहोगे। किसी किसी को उसमें रेयरली लाखों में कोई एक फायदे में आ जाता है कि इसी साल से इंश्योरेंस लेना शुरू किया, और वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज 2 साल तक कवर नहीं होती, 2 साल तक वो आपसे 1-1.5 लाख ले लेंगे, तभी उसका ट्रीटमेंट का खर्चा देना शुरू करेंगे। इजंट इट? और जब आपके पास पैकेज होता है इंश्योरेंस का, तो आपको लगता है मेरे ट्रीटमेंट का इतना कॉस्ट है, लेकिन सिंस उसको पता है हॉस्पिटल को कि इसके जेब पे तो लोड पड़ना नहीं है, तो कुछ भी बिल बनाए जाओ। तो जो ट्रीटमेंट पैनल पे ना होने पे 2 लाख में होता है, वो पैनल वालों का 5 लाख में होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, नहीं पता है तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा, जिन लोगों ने पैनल से ट्रीटमेंट करवाया है। लेकिन टीएंस में अगर कोई बंदा अपने ट्रीटमेंट के लिए बीसीएम खरीदता है, तो उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक अनमैच्ड कंपनसेशन प्लान मिल जाता है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका नुकसान हुआ, जो आपको लगा, उसको वापस पाने का प्लान। कंपनसेशन प्लान तो वही है ना। उसको कंपनसेट कैसे करेगी कंपनी? कंपनी उसको कंपनसेट करती है, कैसे करती है समझिए। किसी लेडी का कहीं पे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुआ। अब जैसे मान लीजिए कि नीलम जी कानपुर में रहती हैं, उनको पता चला कि उनकी सहेली की कोई बेटी है जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बोलेंगी अरे हैलेट में करवा लो, वहां पे वो गायनी वार्ड बड़ा अच्छा है। हैलेट वाले उनको पैसा नहीं देंगे। है या नहीं नीलम जी? तो कई कोई बोलता है कि यार मेरा मामा को भी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, हमने फलाने हॉस्पिटल में कराया था, वहां पे फलाना डॉक्टर है, बड़ा हाथ उसका बैठा हुआ है, वो भी जाता है उसके पास करा लेता है। ऐसा हम करते रहते हैं।
करते हैं या नहीं करते हैं? यही काम आपको टीएन्स के साथ करना है। आपने बीसीएम खरीदा अपने इलाज के लिए, 50,000 रुपए दिए, आपको बाय डिफॉल्ट कंपनसेशन प्लान मिल गया। उसके बाद आपको बीसीएम से जो फायदे हुए, वही फायदे लोगों को बताते रहना है। आपके बताने से जिस दिन छठा बंदा वो बीसीएम खरीद लेगा, उस दिन तक आपके अकाउंट में पूरे 50,000 आ जाए। आपने अपने ट्रीटमेंट पे जितना खर्चा किया, उतना ही खर्चा 6 लोगों से आपके वजह से टीएन्स को आ गया। चाहे उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 6 महीने में आना चाहिए, 1 साल में आना चाहिए, 2 साल, पूरी जिंदगी लगा दो आप, 6 साल में आ जाए। 6 साल में आपने 6 बीसीएम बिकवा दी, आपको आ जाएगा। जल्दी जल्दी करवा दी तो जल्दी से आ जाएगा, आपका ट्रीटमेंट खत्म होने से पहले ही आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी बताते रहे तो इनकम शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट किसके पास है? क्या कहीं ऐसा ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट? तो आपको जब आपका पेशेंट फाइनली बोलता है कि ये नहीं, फिर भी महंगा है, तो बोलो भाई साहब, बहन जी, ये मशीनें मैं नहीं बनाता, ना ही ये सप्लीमेंट्स मैं बनाता हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं और प्रोवाइड कर सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, आपका मैं रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं कंपनसेशन प्लान। आप ये ट्रीटमेंट शुरू करो, फायदा होने लगे तो इन ट्रीटमेंट्स के बारे में लोगों को बताओ। जितना आपने खर्चा किया, उतना ही खर्चा 6 लोग अगर आपकी वजह से टीएन्स का ट्रीटमेंट लेने में कर देंगे, या उसका आधा खर्चा 12 लोग, या उसका चौथाई खर्चा 24 लोग, कुल मिलाकर के आपका 1 लाख खर्चा हुआ, और आपकी वजह से टीएन्स को 6 लाख आ गए, तो आपका 1 लाख आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। दैट इज द होल एंड सोल क्रक्स ऑफ मैटर। ये मैं कर सकता हूं कि आपने जितना खर्चा किया, आप थोड़ा सा एफर्ट कर लेना। झूठ नहीं बोलना है, आपको फायदा लगे तो लोगों को बताना, आपका पैसा वापस आ जाएगा। सो बेसिकली मैं इससे कम तो नहीं करवा सकता, लेकिन फ्री करवा सकता हूं। तो बताइए, आपका कंपनसेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दूं? फिर उसको आईडी रजिस्टर करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। होगी क्या? जब कोई भी हॉस्पिटल में जाए, किसी भी हॉस्पिटल में, रिसेप्शन पे अगर कोई बोले कि आपका हम एक कार्ड बना देते हैं इस हॉस्पिटल का, उस कार्ड पे एक नंबर होगा, जब भी आप किसी को रेफर करोगे इस हॉस्पिटल में, वो नंबर बताएगा, तो आपको पर रेफरल 500 रुपए मिलेंगे। तो 500 रुपए देना भी हो ना उस कार्ड के लिए, तो लोग बनवा लेंगे। बनवा लेंगे कि नहीं बनवा लेंगे? ट्रीटमेंट का तो खर्चा एक्स्ट्रा देंगे ही। यहां पे तो वो कार्ड फ्री में बन रहा है ना, कंपनसेशन कार्ड। सो यू नीड टू नो कि क्या वैल्यूज आप ऑफर कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट के अगेंस्ट। आपको पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये सब समस्याएं आपको आएंगी। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि कोई जब महंगा बोले तो आउटराइटली उसको मना नहीं करना है। आपको उसको बोलना है महंगा तो होगा ना। आप सस्ते में कर रहे हो इसलिए तो ठीक नहीं हो रहा ना, आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आपको परमानेंट क्योर चाहिए, तो खर्चा भी तो एक्स्ट्रा होगा ना। सस्ते में अगर परमानेंट क्योर पॉसिबल होता तो सस्ता वाला इलाज तो आप करा ही रहे हो, परमानेंट क्योर उसी में हो जाता। सस्ते में पॉसिबल नहीं है, तभी तो आपका नहीं हो रहा ना। आपने 5 लाख में गाड़ी खरीदी और पूरा परिवार आपका नहीं बैठ पाता है उसमें, तभी तो आप 10 लाख में 7 सीटर खरीदते हो। 5 लाख वाली में ही अगर 7 लोग बैठ जाएं, तो आप 10 लाख क्यों लगाओगे? सो यू नीड टू हैव सच एग्जाम्पल्स, टॉकिंग स्किल। और ये कब डेवलप होगा? जब आप रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, सिस्टम से जुड़े हुए। एक बार सीख के कोई धनुर्धारी नहीं बन जाता। मैं आज आ रहा था गाड़ी में, तो मेरे टीम के 3 लोग थे, मैंने उनको एक चीज सिखाई कि बड़े काम की 3 तासीर है। कोई भी बड़ा काम, कोई भी जो चीज आपको बड़ी जगह पे पहुंचा सकता है, लाइफ में कोई भी बड़ा अचीवमेंट दे सकता है, उसको पहचानने के
तीन तासीर हैं, तीन फिक्स्ड रूल हैं। पहला, वो काम सुनने के बाद मुश्किल लगेगा, आपके मन में पहला ख्याल आएगा कि ये मेरे से नहीं हो। पहला ख्याल यही आए। काम मुश्किल लगेगा और लगेगा कि मेरे से नहीं हो। दूसरा, वो काम बोरिंग होगा, इंटरटेनमेंट नहीं होगा उसमें। तीसरा, उस काम में आपका बार बार दिल टूटेगा, बार बार गिरोगे। अगर ये तीन चीजें नहीं है आपके काम में, तो आपका काम आपको बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचा सकता, गारंटी है। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़ी जगह को देने से पहले जो कर्मा है ना, नियति है ना, वो तीन क्वालिटीज आप में चेक करती है। तीन क्वालिटीज, कि आप में हिम्मत है कि नहीं, साहस है कि नहीं। मुश्किल काम को शुरू करने का जिम्मा कौन उठाएगा? जो डरपोक है, जो बुजदिल है, जिसमें साहस नहीं है। तो नियति को कैसे पता चले आप साहसी हो कि नहीं? दूसरा, जो जिसमें धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, उसको नियति सफलता नहीं देती। और बोरिंग काम वही कर सकता है जिसमें पेशेंस होगा। है या नहीं है? जिसमें धीरज होगा, धैर्य होगा। धैर्य नहीं होगा, भाग जाएगा वो। बोरिंग लगेगा उसको, भाग लेगा वो। और एक इम्पेशेंट आदमी को तो नियति अमीर नहीं बना सकती, बड़ा नहीं बना सकती। और तीसरा, रेजिलियंस, कंसिस्टेंसी। बार बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर लड़ेगा। बार बार गिरेगा, फिर उठेगा, फिर लड़ेगा। जो कंसिस्टेंट रहेगा, जिसमें रेजिलियंस होगी। जो थोड़ी सी मुश्किल आ जाए और घबरा के भाग जाए, ऐसे को कौन बड़ा बनाएगा? नियति भी नहीं बनाएगी। तो ये तीन टेस्टिंग होती है आपकी, किसी भी बड़े काम के लिए। तभी जाकर के आप बड़े बनते। तो ये इसमें भी है। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस में। जब आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं हेल्थ केयर में, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट प्लान के लिए हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास क्लींजिंग है, देन हमारे पास सप्लीमेंटिंग या रिप्लेनिशिंग है। रिप्लेनिशिंग और सप्लीमेंटिंग इज द सेम थिंग। और बैलेंसिंग है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं? तो आपको, क्योंकि बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आ गए, मैंने पहले लिस्ट बनवाई थी, तो लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग पेन और पेपर उठाइए और मैं आपको बताता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट किस सीरीज में। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सीरीज स्विच ओवर भी करते हैं। कभी उनका रोल सप्लीमेंट वाला हो जाता है, कभी क्लींजिंग वाला हो जाता है, कभी दोनों का साथ में होता है। लेकिन पहले वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लींजिंग सीरीज से, कि क्लींजिंग सीरीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स। तो आप पेन और पेपर निकालिए और लिखिए। क्लींजिंग सीरीज का सबसे पहला प्रोडक्ट है एफओएस पाउडर। और उसके मेन फीचर भी मैं बताते जा, वो लिख लीजिए। मेन फीचर भी मैं बताते जा रहा हूं, वो लिख लीजिए, सो दैट यू कैन डिसाइड कि कहां पे समस्या है और क्यों देना है। क्लींजिंग सीरीज में सबसे पहला प्रोडक्ट है एफओएस पाउडर। ये आपकी आंतों की सेहत के लिए है, आंतों की सफाई के लिए। इंटेस्टाइन, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें हो, वहां पे आपको इसको देना है। दूसरा है हाई फाइबर। हाई फाइबर क्या करता है? हाई फाइबर हमारा सॉल्युबल फाइबर है, जो हाई फाइबर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। वो खाने में मिक्स हो जाता है और खाने को वजनदार बना देता है। और जब हमारा स्टमक उसको पचाने की कोशिश करता है, वो पचने वाला तो है नहीं, तो खाने को उसके वो, और वो खाने के साथ मिक्स है, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो हाई फाइबर को पचाने के चक्कर में उसके साथ जो खाना मिक्स है, उसको स्टमक अच्छे से पसा। और यही स्टेप फर्दर फिर इंटेस्टाइन में भी होता है। तो आपका जो, अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, या आपका स्टमक ठीक से खाली नहीं होता, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इश्यू है, डकारे आती है, भरा भरा सा महसूस होता है, और स्टूल अगर आपका ठीक से ट्रैक्ट से पास नहीं होता, स्टूल सॉफ्टनर लेने पड़ते हैं,
तो इन तीन केसेस में आपको हाई फाइबर देना है। हाई फाइबर टीएंस का इकलौता प्रोडक्ट है जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ लिया जाता है। बाकी सारे प्रोडक्ट आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ लें वो ज्यादा अच्छा है। ये हमेशा दिमाग में रखिए, ये हमेशा बताना है, क्योंकि गलती से आपने बोल दिया कि सारे प्रोडक्ट गर्म पानी में लेने हैं और उसमें हाई फाइबर भी है, तो आपका पेशेंट अगले ही दिन चोक हो जाएगा। क्योंकि हाई फाइबर एक ऐसा सब्सटेंसेज है जो गर्म पानी में डालने के साथ बहुत फूलता है। तो जब वो फूलता है तो फुलनेस का एहसास भी देता है। तो वेट लॉस के पेशेंट को जब आप हाई फाइबर देते हैं तो कम खाने से ही उसको भरा भरा महसूस होता है, तो उसको भूख कम लगती है। तो जो एक्स्ट्रा ईटिंग करता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बढ़ने वाला वेट है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है, इसलिए वेट लॉस के पेशेंट को भी हाई फाइबर दिया जाता है। मोस्टली प्रोटीन शेक में मिक्स करके ही पीने के लिए बोलते हैं। क्लिनजिंग सीरीज का तीसरा प्रोडक्ट है चिटोशन। चिटोशन क्या करता है? चिटोसन के कई सारे काम। चिटोसन के कई सारे काम हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है लिवर को रिजोविनेट करना, डिटॉक्सिफाई। तो इसलिए फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो, लिवर डैमेज हो, लिवर सिरोसिस हो, ये सब में दे देंगे। इसके अलावा एसिडिटी की वजह से, क्योंकि चिटोसन क्या है, ये फैट, जो फैट सोल्यूबल एसिड्स हैं, फैट को घोलने वाला। तो एसिडिटी की और तो एक लेयर बन, एक जली जैसा लेयर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो कहीं पे अगर अल्सरेशन हो गया, अंदर छाले बन गए हैं, पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हैं, तो ऐसा जो हुआ है, डैमेज हुआ है अंदर, एसिड की वजह से हुआ हो, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक्सटर्नल भी कोई वुंड है, घाव है जो नहीं भर रहा है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। बॉडी से हैवी मेटल, टॉक्सिन्स के रूप में जो हैवी मेटल जाते हैं उनको निकालना है, उसमें हेल्प करेगा। क्लिनजिंग सीरीज में एक और प्रोडक्ट है, वो है ओपीसी प्लस। ओपीसी प्लस एंटीऑक्सीडेंट भी है, लेकिन ये सफाई कर्मचारी भी है। आपको खून की सफाई करनी हो, ब्लड में टॉक्सिन ज्यादा है, तो ये खून की सफाई कर देगा। खून की सफाई करेगा तो क्या क्या फायदे होंगे? खून में गंदगी होने से जो स्किन में दाने निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं, झाइयां निकलती है, ये सब चीजें कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खून साफ हो गया। खून में गंदगी है तो खून गाढ़ा हो जाता है, तो खून पतला भी होने लगता है। खून में गंदगी ज्यादा है तो किडनी पे उसका असर पड़ता है, किडनी को तकलीफ होने लगती है, तो वो तकलीफ भी कम हो जाती है। इसकी एक क्वालिटी, इसके अलावा ये कहीं पे कोई गांठ हो गया, थ्रोम्बस, उसको तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जैसे डीवीटी हो, वेरिकोस वेन्स हो, किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो, कहीं पे कोई थ्रोम्बोसिस है, गांठ है, सिस्ट बन गया, फाइब्रॉइड बन गया, पथरी हो गई, तो ये सारी चीजों में आप ओपीसी प्लस दे सकते हैं। अब क्लिनजिंग सीरीज में एक और प्रोडक्ट ऐड हो गया है, जिसका नाम है कोलेलिस। कोलेलिस क्या करता है? कोलेलिस लिवर के फेलियर की वजह से, लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, लिवर के फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आने की वजह से जो आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ने लगता है, उसको शरीर से निकालने का काम करता है। और साथ में लिवर को सूद करने का काम भी करता है। रिपेयर नहीं करेगा, लेकिन लिवर को आराम देगा। सेमी रिपेयर बोल सकते हो आप। तो लिवर के प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं कोलेलिस को। और जहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, वहां पे आप कोलेलिस दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो क्लिनजिंग में भी आती है और सप्लीमेंटिंग में भी आती है, जैसे ओमेगा।
कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो जमी हुई कहीं पे जो फैट जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लॉकेज हो रहा है, उसको हटाने में भी ओमेगा हेल्प करता है। और ओमेगा 3 की कमी की होने की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेयर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वहां पे ये सप्लीमेंट का भी काम करता है, ओमेगा 3 की कमी को पूरा करता है। आंखों की रोशनी में ओमेगा 3 का रोल है, मेमोरी पावर में, कॉग्निटिव फंक्शन में ओमेगा 3 का रोल है, तो वहां पे ये सप्लीमेंट का काम कर लेता है। वैसे ही टी पॉली है तो बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, हर्बल एंटीबायोटिक, तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की और एंटीबॉडीज की कमी को पूरा करता है, तो वहां पे ये सप्लीमेंट बन जाता है। लेकिन जब लिवर, लंग्स, ये दोनों को डिटॉक्सिफाई करने का रोल आता है, तो एंटीऑक्सीडेंट रोल इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये क्लींजिंग सीरीज का भी बन जाता है। तो ये तो हो गया क्लींजिंग सीरीज के प्रोडक्ट्स। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंटिंग सीरीज के प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जितने हमारे पास खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सप्लीमेंटिंग सीरीज में, जैसे किड्स प्रोटीन है, बच्चों के लिए है, शुगर फ्री है, और डब्ल्यूएचओ के फॉर्मूले के सबसे नजदीक अगर कोई पूरे वर्ल्ड में बच्चों का प्रोटीन है तो वो टीएंस का प्रोकिड्स है। एडल्ट प्रोटीन है, दुनिया में इकलौता केसिन फ्री प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन से जो हमारे शरीर को नुकसान होता है वो एकमात्र चीज केसिन की वजह से, क्योंकि वो केसिन लिवर को बहुत परेशान करता है। तो वो केसिन फ्री है और शुगर फ्री भी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है इसका। देन हमारे पास स्पाइरुलिना है। ह्यूमन बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ऑलमोस्ट सारे हैं उसमें, सिंस ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्पाइरुलिना अवेलेबल ऑन द अर्थ, ये इसकी तारीफ में नासा ने कहा। स्पाइरुलिना एक एल्गी है, वो आप घर में गड्ढा खोद के उसमें भी उगा सकते हैं, मुंबई में जो गंदा सा सागर है उसमें भी हो सकता है, आपके घर के बगल में जो कुआं होता है, जो तालाब होता है जिसमें भैंसे भी नहाती है, उसमें भी होता है। और आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो बर्फ की लेयर के नीचे समंदर है उसमें भी होता है, जहां पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं। तो सस्ते में कौन सा स्पाइरुलिना हासिल हो? जो हमारे घर के आसपास तालाब, नाले, ये सब है उसमें होता है वो, या आर्कटिक सागर में जो स्पाइरुलिना है वो? सस्ता कौन सा स्पाइरुलिना निकालना? तो सस्ता वाला लेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा वो भी आपको पता है, महंगा वाला लेंगे, टीएंस का लेंगे तो कौन सा मिलेगा वो भी आपको पता है, चॉइस आपकी है। देन सस्ता बनाने के चक्कर में मिलावट का तो पता ही है, मिलावट का देखना है तो स्पाइरुलिना निकालिए, लिखा रहेगा कंपोजिशन में ओनली ड्राई स्पाइरुलिना पाउडर। ड्राई प्योर स्पाइरुलिना की खूबी है वो पानी में पूरा पूरी तरह से घुलता है, आप उसको माइक्रो टू माइक्रो फिल्टर से भी छानिए, कुछ नहीं बचेगा। तो बाजार से स्पाइरुलिना खरीदिए, निकालिए, पाउडर को घोलिए। अगर कुछ भी बच जाता है कंप्लीटली घुलने से, तो स्पाइरुलिना प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है। कुछ भी मिला दो, हरा कलर तो है, घास पात कुछ भी मिला दो, पाउडर की क्वांटिटी तो बढ़ी जाएगी। और टीएंस का स्पाइरुलिना घोल के देखिए, 100% घुलेगा। टीएंस का स्पाइरुलिना थोड़ा सा पानी में घोल करके स्किन पे लगा के सो जाइए, सुबह गायब, थोड़ी सी हरियाली दिखेगी बस। कहीं पर आप स्किन में लगा लीजिए, डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है वो। दूसरा स्पाइरुलिना लगा के देखिए तो सुबह भी वैसा ही पैच दिखेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। देन मल्टीविटामिन है। एक ही विटामिन की गोली में आपको 11 विटामिन, 9 मिनरल्स, 7 अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। Fe+ है, फेरिटीन, फॉलिक एसिड, तो आयरन फॉलिक एसिड जिसको बोलते हैं। फेरस सल्फेट नहीं है इसमें, सल्फर नुकसानदेह होता है। लेकिन जो जमीन के अंदर से खोद के कोयला निकाला गया, सॉरी लोहा निकाला गया, है तो आयरन लोहा ही। आयरन डेफिशिएंसी मतलब आपके शरीर में लोहा की कमी है। लेकिन आपके शरीर में आपके शरीर में चुंबक चिपकता है, चुंबक चिपकता है कि आपकी बॉडी में, लेकिन आयरन तो है।
तो क्यों नहीं चिपकता? ये केबीसी का 15 करोड़ वाला क्वेश्चन है, बताओ। लोहा आपके शरीर में है, तो चुंबक नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है? अगर आपके शरीर में लोहा है, आयरन है, डॉक्टर बोलते हैं ना आयरन की कमी है, या आयरन ठीक है, तो आपके शरीर में अगर आयरन है तो चुंबक चिपकना चाहिए कि नहीं चिपकना चाहिए? पता चले इंसान के शरीर में लोहा चिपकने लगे, चुंबक वाले गुण आ जाए, जिधर जिधर से गुजर रहा है सारे स्पीकर, वो माइक्रोफोन, लोगों के मोबाइल में भी चुंबक होता है, सब खींच खींच के उसकी बॉडी से चिपकते जा रहे हैं। पता चला शिवांगी मैम घूमने निकली, शाम को वापस आई तो पूरे शहर के चुंबक चिपका के ले आए। तो कैसा लगेगा? आपके शरीर में लोहा है लेकिन चुंबक नहीं चिपक। आप बोलेंगे कम है, नहीं कम नहीं है आपके शरीर में। आपके शरीर में इतना लोहा है कि 1 इंच की अगर कील बनाएंगे ना तो 2 कीलें बन जाएंगी। यानी 2 इंच की एक कील बना सकते हैं आप। इतना लोहा है हमारे शरीर में, एक एडल्ट के शरीर में, हेल्दी एडल्ट के शरीर में इतना लोहा होता है। अब क्या कील नहीं चिपकेगी क्या? लेकिन लोहा जिस फॉर्म में हमारे शरीर में है, उस फॉर्म में उसमें चुंबक में चिपकने की ताकत नहीं होती। तो अगर किसी दूसरे फॉर्म में आप उसको लेंगे, तो बॉडी को उसको कन्वर्ट करने की मेहनत करनी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हम्म। दिस इज समथिंग लाइक कि सुनीता जी ने डिसाइड किया कि मैं छोटे छोटे रुमाल बना करके पूरे परिवार को दूंगी एक ही कलर की। ठीक है। सुनीता जी ने डिसाइड किया कि रुमाल बना के दूंगी। अब रुमाल पे कढ़ाई करने के लिए, नाम लिखने के लिए उनको ऊन चाहिए। उन्होंने हस्बैंड से बोला ऊन लेके आओ, हस्बैंड 2 भेड़ खरीद के ले आए जम्मू से। भाई भेड़ में भी तो ऊन है कि नहीं है? भेड़ में ऊन है कि नहीं है? क्या सुनीता जी उसी भेड़ के ऊन से स्वेटर बना सकती हैं, या रुमाल पे कढ़ाई कर सकती हैं? अब बोलोगे जमीन में लोहा है, घर में भी लोहा है, लेंटर में से रॉड खींचो खाना शुरू कर दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। और अगर करने की, अगर सुनीता जी कोशिश करें भी, तो पहले उस भेड़ से ऊन उतारें, फिर उसके धागे बनाएं, कितना तामझाम करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप प्लांट वाला आयरन लेते हैं, तो आपके शरीर को बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसको आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने लायक आयरन बनाने में। बहुत सारी चीजें उसमें से निकालनी पड़ती है, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजें उसको मिलानी पड़ती हैं। इस तामझाम के चक्कर में वो एब्जॉर्ब तो 18-20% ही होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जरूर हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, प्रेगनेंसी में सबने आयरन फॉलिक एसिड खाया होगा। कॉन्स्टिपेशन होता है कि नहीं होता? दांत पीले होने लगते हैं। तो ये, लेकिन जो टीएन्स ने Fe+ में आयरन की यूज किया है वो प्लांट से निकाला। पेड़ पौधों में भी आयरन होता है, लेकिन चुंबक तो पेड़ पौधों में भी नहीं चिपकता। तो पेड़ पौधों में जैसे टमाटर में आयरन होता है ना, कितने लोगों को पता है कि टमाटर में आयरन होता है? कितने लोगों को पता है कि टमाटर में आयरन होता है? गाजर में आयरन होता है। लेकिन टमाटर में और गाजर में चुंबक चिपकते हुए किस किसने देखा है? चुंबक नहीं चिपकता, उसमें भी आयरन उसमें भी है, लेकिन चुंबक नहीं चिपकता। यानी उसमें वो फॉर्म ऑफ आयरन है जो आपकी बॉडी को चाहिए। हाँ, उसका कंसंट्रेशन, बिकॉज बिकॉज उगाने का तरीका गलत हो गया है। हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं है, जमीन की उर्वरा शक्ति उतनी नहीं है नेचुरली। तो ऑब्वियसली जितना कंसंट्रेशन होना चाहिए उतना नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमारे बॉडी को जितना आयरन डेली चाहिए, उतना अगर 1.5 किलो गाजर से मिलेगा, तो क्या 1.5 किलो गाजर आप रोज खा सकते हैं? 10 दिन बाद खरगोश की तरह उछलना शुरू हो जाएंगे गाजर का नाम सुनते ही।
तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन 1.5 किलो गाजर में से अगर केवल आयरन निकाल करके उसको कैप्सूल बना दिया जाए तो वो एक कैप्सूल तो रोज खा सकते हैं ना। तो वही तो है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट और है क्या? 6 सेब खाने से जितना विटामिन के मिलेगा, उतना विटामिन के अगर आपको चाहिए तो डेली 6 सेब खाओ, और 3 दिन के बाद ये हाल हो जाएगा, सेब देखते ही उल्टियां शुरू। होगा कि नहीं होगा? लेकिन उन सब में से अगर विटामिन के एक्सट्रैक्ट करके मल्टीविटामिन में डाल दिया जाए तो एक गोली तो आप रोज खा सकते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्स। लोग बोलते हैं ना कि अगर यही चीज चाहिए तो ये तो उसमें मिलता है, ये उसमें मिलता है, पालक में भी आयरन होता है, तो भाई 2-2.5 किलो पालक का साग खा लोगे? 2.5 किलो छोड़ो, ½ किलो का खा लोगे? डेली खा लोगे वो? चलो 2-4 दिन खा भी लोगे, जिद जिद में जूस बना के पी लोगे, डेली कर लोगे? तो सप्लीमेंट की इसलिए जरूरत है क्योंकि जिस कंसंट्रेशन में उस आपको चाहिए, उसके लिए जितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा, उतना आपके लिए लॉन्ग टर्म तक लेना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और खर्चीला भी ज्यादा पड़ेगा। तो ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए, तभी तो आप क्लाइंट को समझाओगे ना। नहीं तो बहुत सारे आएंगे, अच्छा ये किस लिए, ये आयरन की कमी के लिए। तो अच्छा, आयरन के लिए अगर हम पालक गाजर ये सब खा लें तो नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा, इसमें इतना एमजी आयरन है, इतने एमजी आयरन के लिए आपको रोज इतना किलो पालक खाना पड़ेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा अगर आप खा लेंगे तो। क्यों नहीं चलेगा? इफ यू से लाइक दिस तो लोग क्या चुनेंगे? डेली 0.25 किलो पालक या एक Fe+ की गोली? बताओ। अगर आपको कोई बोले कि रोज 2 Fe+ की गोली खाओ या 1.5 किलो पालक खाओ, आप क्या चुनेंगे? आप टीएंस के डिस्ट्रीब्यूटर ना भी हो तो भाई इतना पंगा कौन लेगा? और 1.5 किलो पालक भी तो आजकल सस्ता नहीं है ना। हाँ, ये हो सकता है कि आपके बड़े खेत हों, उसमें पालक लगा दो और रोज सुबह से हम जाके चर आओ, चरना शुरू करो। तो ये हो सकता है। सो यहाँ पे हम ट्रीटमेंट समझने के लिए तो हैं ही, और ट्रीटमेंट हम किसी भी चीज का कर भी सकते हैं, और बहुत सारे लाखों लोगों का किया भी है। दैट इज नॉट द ओनली पॉइंट। पॉइंट ये है कि हम अपने कंज्यूमर बेस से कनेक्ट करें, उनको समझाएं कैसे कि वो हमारे ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करें। क्योंकि एक तो एक नई चीज है लोगों के लिए। दूसरी चीज, उनको लगती है अपेरेंटली इट इज कॉस्टली, एक्चुअली इट इज नॉट कॉस्टली बट अपेरेंटली इट इज कॉस्टली। ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि उनको ये लगता है कि सिंस ये एक बिजनेस प्रोसेस है तो इसमें इसका फायदा होगा, इसलिए हमें बोला। आपके पास घर में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें किसी न किसी का फायदा नहीं हो। ये सिर्फ सोच का फर्क है। तो सोच बदलने का काम तो समाज सुधारकों का, बड़े बड़े लोगों का, महात्मा गांधी टाइप लोगों का है, हम तो नहीं बदल सकते। तो इसलिए वापस से हम सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट क्या है? हमारे पास सप्लीमेंट है जिंक प्लस। जिंक की डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, ग्रोथ रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, सेक्सुअल हार्मोन्स पे खास तौर पे इसका रोल होता है। जिंक की वजह से आपको नाखून का, फिर बालों का, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो। जिंक की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करने का काम जिंक ही करता है। रेटिना आपका जिंक का बना हुआ है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है जिंक की डेफिशिएंसी से। सेल रीजनरेशन की कैपेसिटी घटने लगती है बॉडी की, अगर आपकी बॉडी में जिंक कम हो जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है ये। इसके अलावा और क्या सप्लीमेंट है हमारे पास? जिम्निमा। जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे सप्लीमेंटिंग और बैलेंसिंग दोनों सीरीज में, क्योंकि ये शुगर को बैलेंस करने का काम करता है थ्रू सप्लीमेंटिंग एंड प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ पेनक्रियाज बाय इंप्रूविंग द लेयर ऑफ बीटा सेल्स।
इसके अलावा और क्या सप्लीमेंट है हमारे पास? कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स प्लस है बल्कि अब, उसमें अश्वगंधा है, कॉर्डिसेप्स है और शिलाजीत है। तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, एडेप्टेबिलिटी की कमी, उसके बाद जिसको अब डिप्रेशन के पेशेंट्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, खासतौर पे मेल में जो लिबिडो की कमी होती है, वो इनफर्टिलिटी के केसेस में नहीं है, लिबिडो की कमी होनी चाहिए, जो चाहत होती है ना उसकी कमी जब है, मन ही नहीं करता। देन जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, ये सब चीजों के लिए कॉर्डिसेप्स दे सकते हैं। और क्या सप्लीमेंट है हमारे पास? और कौन सा सप्लीमेंट है हमारे पास? कोएंजाइम। कोएंजाइम क्यूटेन, हार्ट की हेल्थ के, क्योंकि ये एटीपी के प्रोडक्शन को, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये लंग्स को और हार्ट को, हार्ट जितना ब्लड पंप करेगा उतना ही ऑक्सीजन देगा, लेकिन उसी ऑक्सीजन को ये एनहांस कर देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को सेल्स द्वारा एनहांस कर देता है। तो सेल्स की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, तो हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है, हार्ट को रिलैक्सेशन मिलता है तो हार्ट का रिपेयर प्रमोट होता है, तो उस वे में ये हार्ट के लिए हेल्पफुल है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। और ब्रेन में कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने से जो प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, उन चीजों में हेल्प करता है। तो इतने सारे हमारे पास सप्लीमेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास दो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं। एक है आयुष 64 और दूसरा है फेमेफ्रेश। फेमेफ्रेश इंटीमेट हाइजीन और उसके ट्रीटमेंट के लिए है, जो एक लिक्विड वॉश के फॉर्म में आता है, जिसको आप लोगों को समझा सकते हैं कि ये केमिकल बेस्ड नहीं है। आप जो जो जितने भी इंटीमेट वॉश आते हैं उठाइए, पढ़िए कितने टाइप के एसिड होते हैं उसमें, बस यही। क्योंकि आप, हमारी आदत होती है हमारे सोसाइटी में कि लोग जिस साबुन को चेहरे पे लगाएंगे उसी को बॉडी पे लगाएंगे, उसी को इंटीमेट एरिया में लगाएंगे, जबकि तीनों जगह पीएच बैलेंस अलग अलग होता है। इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस वो 8, 7.5, 8, 9 पे पहुंचा देता है नॉर्मल साबुन या नॉर्मल कोई बॉडी वॉश। तो उसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया पनपने लगता है, क्योंकि वहां पे पीएच वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए, 3.5, 4 के आसपास होना चाहिए। वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, ताकि वहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो तो उस एसिड की वजह से वो मर जाए। तो उस चीज को बैलेंस कैसे करते हैं? आर्टिफिशियल एसिड्स डाल दिए उसमें, उसको अगर आपको, लेकिन वो क्या है, वो उसके तरह तरह के नुकसान होते हैं यूज करने वाले को। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक फॉर्मूला है पंचवलकला, जिसमें 5 तरह की जड़ी बूटियों का मेन इस्तेमाल हुआ है। उसी वही पंचवलकला फॉर्मूले पे ये फेमेफ्रेश बनाया गया। तो ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। वैसे ही आयु 64 है। आयु 64 क्या है? आयु 64 आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज। आपके शरीर में बैक्टीरिया वायरस का अटैक हुआ, उसको मारने में मदद करेगा। जब एंटीबायोटिक ले लेते हैं ना आप, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये वो तामझाम, आपकी इम्यूनिटी को इनहेंस करेगा। और खास तौर पे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बड़ा ही कमाल का है। तो सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल फीवर, ये सब चीजों में ये आप मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग सीरीज में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारे जितने भी मशीनें हैं, दे आर कंसिडर्ड इन बैलेंसिंग सीरीज। बीट एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ का तो अलग ही रोल है, वो तो एक महान चीज है, वो तो एक महान आविष्कार है, लेकिन है वो बैलेंसिंग सीरीज में। बीसीएम ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर, जो अब मल्टी थेरेपी बीसीएम बन गया है, क्योंकि 4 तरह की थेरेपी उसमें इंक्लूड हो गई है। उसके अलावा मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस, अब मल्टी मल्टी फंक्शनल बन गया है, उसमें मोड्स बढ़ गए हैं, फंक्शंस बढ़ गए हैं। उसके बाद एक मशीन हमारे पास है जो तीनों सीरीज में, दैट इज सिल्वेरिस। क्लिनजिंग वो भी करता है, सप्लीमेंटिंग भी करता है सीवी मोड में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन डिलीवरी बना बढ़ाता है आपके स्किन में, और बैलेंसिंग भी करता है आरएफ मोड में। तो सिल्वेरिस जो फेशियल ब्यूटी के लिए है,
तो हमारे पास वो है। बेसिकली जब सबसे अच्छे स्किन की बात होती है तो कहा जाता है सबसे अच्छी स्किन किसकी होती है? बेबी की। और बेबी कौन सा क्रीम लगाता है? कौन सा मम्मा अर्थ, लैक्मे, पॉन्ड्स लगाता है वो? बच्चा कुछ भी नहीं लगाता। नवजात शिशु कुछ नहीं लगाता और उसकी स्किन की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हो। एक और रीजन होता है कि वो पोल्यूशन से, धूप से, ये सब चीजों से एक्सपोज नहीं होती है, बट स्टिल वो नेचुरल होती है। जितने सेल्स उसमें होने चाहिए उतने सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल्स होते हैं स्किन में। इसलिए उसके रेडियंस, उसका सॉफ्टनेस, उसका टच, उसका टेक्सचर, हर चीज लाजवाब होती है। होती है कि नहीं होती है? इवन बेबी की स्किन में फ्रेग्रेंस भी होती है। वैसी स्किन बेस्ट स्किन मानी जाती है। और वैसी स्किन कब होगी? जब नेचुरल तरीके से नए सेल्स रीजनरेट होंगे आपकी स्किन में। जो लेयर जितनी मोटी उतनी ही मोटी होगी। मसल्स स्किन के नीचे वाले जितने होने चाहिए उतने ही होंगे। न ज्यादा फैले होंगे, न ज्यादा सिकुड़े होंगे, न ज्यादा लूज होंगे, न ज्यादा टाइट होंगे। ये चीज किसी और प्रोडक्ट से नहीं अचीव की जा सकती। ये केवल सिल्वैरिस से अचीव की जा सकती है। 100% नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा ना, एक और फैक्टर है। वो है एक्सटर्नल, जो अफेक्ट करने वाली चीजें, पोल्यूशन, धूप, धूल, मिट्टी। वो बेबी की स्किन को नहीं अफेक्ट कर रही है, आपकी को कर रही है। इसलिए 100% तो बेबी स्किन अचीव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन 60-70% आप कर सकते हैं। हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, उम्र 60 की लेकिन चेहरा 35 का दिखे, तो उसके लिए है वो। इसके अलावा हमारे पास कुछ पर्सनल केयर और होम केयर के भी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट अभी आया है, जिसके लिए हमने 2 दिन पहले ही ट्रेनिंग की। स्लीपिंग गमीज, ब्लिसफुल नाइट्स। चलो बताओ, वो कौन से सीरीज का है? कौन से सीरीज में आएगा? ब्लिसफुल नाइट स्लीपिंग गमीज को आप किस सीरीज में रखेंगे? क्लिनजिंग, सप्लीमेंटिंग या बैलेंसिंग? उसके बारे में ट्रेनिंग अभी आपने सुनी? हाँ, बताइए एम मैम। बैलेंसिंग सीरीज में आएगा सर। पहले तो कैमरा ऑन करो। जब तक कैमरा नहीं ऑन होता मेरे कानों को सुनाई नहीं देता बोलने वाला। बताइए। भूत भूतनी बन के बैठी हूँ, इसीलिए नहीं ऑन किया था। तो कोई बात नहीं, डरता नहीं हूं मैं, बहुत बड़ा भूत मैं खुद ही हूँ। बैलेंसिंग सीरीज में आएगा सर। जी। कोई डिसएग्री करता है इससे? कोई है जो डिसएग्री करता हो कि वो बैलेंसिंग सीरीज में नहीं आता है, किसी और सीरीज में आता है? कोई बंदा, एक भी बंदा? जब आपकी बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो वाकई में बैलेंसिंग सीरीज का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि वो बैलेंस करता है जो थैंक आपके यू, ब्रेन में थैंक यू। कंडीशंस इम्बैलेंस हो गए हैं, दैट आर लीडिंग टू लैक ऑफ स्लीप। उन चीजों को बैलेंस करता है। तो बेसिकली ब्लिसफुल नाइट्स इज अ बैलेंसिंग सीरीज प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर और होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी आपने देखा क्या मेन मेन जो फीचर्स हैं किसी प्रोडक्ट के, और वो क्यों अच्छा है? आपने किसी प्रेग्नेंट लेडीज को Fe+ लिखा, क्यों? आपके दिमाग में आया प्रेग्नेंट है तो इसको आयरन जिंक चाहिए। ये आपके दिमाग में आयरन जिंक चाहिए तो हमारे पास Fe+ है। ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो आप कैसे लिखो? ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये आप रेफर करके बुक से नहीं पढ़ सकते, होम्योपैथी डॉक्टर नहीं बनना है। कि कोई पेशेंट आया, उससे 2 लाइन पूछा, फिर मेटेडिया मेडिका खोल के बैठ गए, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज, अब वो पेशेंट पूछेगा, वो हम हॉस्पिटल गए थे, वहां पे हमको आयरन फॉलिक एसिड दिए हैं, तो वो भी तो ले सकते हैं, तो वो क्यों नहीं लेना है, ये क्यों लेना है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि रुक तेरी डॉक्टर अनुराग से बात कराती हूँ, कि सर इनको बताना जरा कि हमारे वाले में और उसमें क्या फर्क है। जैसे मेरे को भाड़े पे रखा हुआ है, लोग ऐसे ही करते हैं कुछ, कि मेरे को जैसे स्टाफ रखा हुआ है, कि इनको बताना जरा कि मार्केट वाले से हमारा कैसे अलग है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
जैसे मेरे मेरे को ये कुछ भी रेफर करने की कोई पीपीटी या पीपीटी देखने की नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को बार बार पढ़ा है, बार बार बताया है, बार बार पढ़ा है, बार बार बताया है। तो वही आपको भी करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि उनको तो याद हो गया है, वो तो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट में पैदा नहीं हुआ था। मेरी मम्मी को कोई नहीं सुना रहा था जब मैं पेट में था, तो उसको कोई नहीं ये सुना रहा था कि एफी प्लस से ये होता है, जिमनिमा से ये होता है। मेरे पापा को ये सब नहीं आता। मैंने भी आकर के इसी दुनिया में पढ़ा है, सीखा है, बार बार पढ़ा है और लोगों को बार बार बताया है, बार बार पढ़ा है, बार बार बताया है। जहां जहां मिस किया है मैं नोट कर लेता हूं कि क्या बताना रह गया, उसको और जाके पढ़ता हूं कि क्यों रह गया, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो वो आपको भी करना पड़ेगा। तुरंत नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। करते रहेंगे तब होगा। आज हमें नहीं आता है तो आज हम बताएंगे ही नहीं, तो कभी नहीं वो होगा। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जब आपसे नहीं होगा तो आपकी टीम से भी नहीं होगा, तो बिजनेस आपका कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि आपको सिखा मैं रहा हूं, लेकिन आपकी पूरी टीम को तो मैं नहीं सिखाने जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से फोन करके पूछ लेते हो। आपकी पूरी टीम के सवाल पहले आप फोन पे सुनो, फिर वही सारे सवाल मेरे से दिन भर पूछो। मैं नंबर ही ब्लॉक में डाल दूंगा अगले दिन, इतनी बार फोन करोगे तो। तो कैसे काम चलेगा जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करोगे? कि जो आपने मुझसे सीखा वो आप सिखाने लायक नहीं बनोगे, इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको सिखाना पड़ेगा लोगों को। तो पहले खुद सीखना पड़ेगा, उसके लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा। और परफेक्शन केवल प्रैक्टिस से आती है। डायरेक्ट सेलिंग का काम, हेल्थ केयर का काम, वकील का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, ये स्किल का काम है। इसीलिए इसको प्रैक्टिस बोला जाता है। वकील क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। डॉक्टर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। वो नौकरी या काम या प्रोफेशन नहीं कहा जाता इसको। ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगी। इसलिए कहावत बनी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये थोड़ा जेंडर बायसनेस है, इसलिए इसको प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट होना चाहिए। मेक्स अ मैन नहीं, वुमेन को भी बनाता है, वुमेन को भी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, पीपीपी, प्रैक्टिस पर्सन परफेक्ट। हाँ जी, आप सवाल पूछ लो, हाथ नीचे कर लो, हाथ दुख जाएगा। सर अपना ब्रेसलेट जो है वो भी बैलेंसिंग सीरीज में आता है। हाँ, बैलेंस। जो ब्रेसलेट है वो आपको दो तरह के काम करता है बैलेंसिंग सीरीज में। लेकिन वो क्या करता है? वो सप्लीमेंटिंग भी करता है, आपके शरीर को सफिशियंट बूस्ट देता है एनायन रिलीज का। और उसके थ्रू वो आपके शरीर में आयनिक बैलेंस स्टैब्लिश करता है, जो कि जो आयन का बैलेंस, जो मैग्नेटिक रेडिएशन है उससे फाइट करने में जो बिगड़ जाता है आपके शरीर का। आपके आयन का बैलेंस खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बहुत सारा एनायन रिलीज कर देता है। ऋणायन रिलीज कर दिया, धनायन तो है ही बॉडी में, तो बॉडी एसिडिक हो गई। बॉडी का आयन बैलेंस खराब हो गया। जितना आपके बॉडी में एनायन है, पॉजिटिव आयन है, उतना ही नेगेटिव आयन होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस में रहेगा ना। लेकिन आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एनायन है। एनायन आपके शरीर पे जब अटैक करने आता है तो बॉडी भी इधर से एनायन फेंकती है। तो जो सेम चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो आपकी बॉडी का जो एनायन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले एनायन को धक्का मारता है, वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी वाला कमजोर पड़ता है तो आप बीमार पड़ते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन वही जब आपके पास ब्रेसलेट होता है तो ये बॉडी से कई गुना ज्यादा बनाता है। तो आपकी बॉडी को नहीं खर्च करना पड़ता है ना, तो वो बैलेंस बना रहता है, आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होती। इसलिए रेगुलर ब्रेसलेट पहनना केवल एनर्जी देना और जिससे जो कहते हैं ना कि बॉडी, जो आपकी बॉडी में ये रेडिएशन से कैंसर होते हैं, सुना है ना आपने? कि वो आयन बैलेंस खराब होने की वजह से आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट ज्यादा एसिडिक होने लगता है धीरे धीरे। और कैंसर के सेल्स को डेवलप करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट ही चाहिए आपकी बॉडी में। तो मैग्नेटिक ब्रेसलेट का बहुत सारा फायदा है।
उसकी भी ट्रेनिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब कल परसों में मैं एक दो और सेशन करूंगा जिसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बीच बीच में मैं आउट स्टेशन सर रहूंगा तो मैट्रेस 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 बैलेंसिंग। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर पर्सनल केयर होम केयर की बात है, वो उसका ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैट्रेस इज बैलेंसिंग। इक्विपमेंट सारे बैलेंसिंग सीरीज में है कम हो बेस। तो अभी जो एक दो चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं 10-12 दिनों के लिए बाहर हूं, उस पीरियड में मेरे पास बीच बीच में कुछ एक दिन के गैप पे, कभी 2 दिन के गैप पे टाइम है जिसमें मैं ट्रेनिंग्स लूंगा। लेकिन इस बीच में आपको क्या करना है, इस बीच में आपको यूट्यूब चैनल, जैसे मैं डेली लिंक भेजता हूं ना ट्रेनिंग का, तो आपके मैंने आप लोग वैसे तो देखते नहीं हो, तो आपको ये टाइम डेली ट्रेनिंग के लिए ही रिजर्व रखना है। मैं आपको डेली लिंक की जगह पे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजूंगा कि आपको आज ये वीडियो देखनी है, आपको आज ये वीडियोस देखनी है। क्लियर है? कोई मिस नहीं आ रहा? ठीक है सर ने भेज दिया, कौन कहा, उनको कहाँ पता चल रहा मैंने देखा कि नहीं देखा? तो यूट्यूब व्यूअरशिप का ना पूरा डिटेल देता है। अगर मैं देखना चाहूं तो मैं देख भी लूंगा कि किसने देखा किसने नहीं देखा, किस डेट को देखा, मैंने किस डेट को भेजा था। तो बैंड बजाने में तो मैं कोई मुरव्वत नहीं करता, आप लोगों को भी पता है। तो इसलिए देखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि आप बाकी प्रोडक्ट्स का यूट्यूब पे देख लेना, देखता कोई नहीं। तो बकायदा मैं प्रिंट आउट दिखाऊंगा कि देखो ये उसका है, कि कौन कौन आपका कौन कौन यूट्यूब चैनल जो आपका होगा वो तो किसी न किसी जी में गूगल आईडी से या ईमेल आईडी से रजिस्टर होगा ना, उसके बिना तो खुलेगा ही नहीं। तो अगर आप किसी भैया बहना और पापा दीदी के फोन से देखोगे तो भी आपका नाम नहीं आएगा। तो आपको अपने ईमेल एड्रेस में जिसमें फोन में है उसी यूट्यूब से देखना। ठीक है, चलिए पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।